गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। मार्क्स जो है बीए थर्ड ईयर की पेपर फर्स्ट का जो पेपर है, पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, उसका टॉपिक है। इसको हम धीरे धीरे इसके जो सिद्धांत हैं, हर सिद्धांत के बारे में आराम से धीरे धीरे से अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो ये वीडियो है वो इसके कार्ल्स के जो जीवन मार्क्स पर है, जीवन परिचय पर है और उसकी रचनाओं के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स है उसको प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समाजवादी विचारधारा के जो उन्नायक हैं कार्ल मार्क्स, उनका जन्म एक सुखी मध्यमी वर्गीय परिवार में पश्चिम एशिया के ट्रीविज नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। उनके पिताजी थे वो एक साधारण वकील थे और देशभक्त प्रशियन थे और माता एक यहूदी महिला थी। जब मार्क्स 6 वर्ष के थे तो उनके पिता को कुछ फ्रांसीसी प्रचेतनवादी दार्शनिकों के प्रभाव में और कुछ तत्कालीन जर्मनी की असहिष्णुता से बचने के लिए यहूदी मत का परित्याग करके ईसाई धर्म की दीक्षा लेनी पड़ी थी। इस धर्म परिवर्तन ने मार्क्स के भाव जगत में एक क्रांति का बीज बो दिया था। उसने जो पहले से ही धार्मिक चेतना के विरोधी थे, पहले से ही वे यहूदियों की कटु आलोचना की और अंत में धर्म को अफीम और उत्पादक शक्तियों के अनुरूप मतवाद की संज्ञा दे डाली। मतलब धर्म को क्या कहा, एक अफीम भी कहा है और उत्पादक शक्तियों के अनुरूप मतवाद की संज्ञा दी थी। मार्क्स जो बचपन से ही बड़ा प्रतिभाशाली था और बहुत ही वो अध्ययन करता था, अध्येता था। 1835 में मार्क्स को लोन विश्वविद्यालय में न्यायशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ एक मेधावी छात्र के रूप में उसने बहुत ही प्रसिद्धि या ख्याति अर्जित कर ली थी और एक होनहार स्टूडेंट होते हुए वहाँ वह किसी विषय में मन लगाकर नहीं पढ़ पाए थे। उसने अध्ययन की अपेक्षा एक उच्च परिवार की लड़की जेनी वॉन वेस्टफेलन के साथ प्रेम विवाह कर लिया। जेनी के माता पिता अपनी लड़की का विवाह मार्क्स से करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन दोनों ने दृढ़ निश्चय किया और उनके सामने उनके परिवार वालों को झुकना पड़ा था। 7 साल बाद उनका विवाह हुआ था। सन 1836 में मार्क्स ने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार न्यायशास्त्र के अध्ययन के लिए बर्लिन के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। इस मार्क्स विषय में उनका मन नहीं लगा, अतः उन्होंने इतिहास और अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। यहाँ पर मार्क्स हीगल के दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित हुआ था। उन दिनों जर्मनी के विश्वविद्यालयों में हीगल के दर्शन का बहुत प्रचार था और जगह जगह उसके नाम की गोष्ठियाँ होती थी। मार्क्स जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसकी यूनिवर्सिटी यंग हिगेलियंस नामक गोष्ठी का प्रमुख सदस्य बन गया था। 1841 में जैना विश्वविद्यालय से उसने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसने वहाँ प्राध्यापक बनने का असफल प्रयत्न किया था। परिणाम स्वरूप मार्क्स एक पत्रकार के रूप में जर्मनी के सार्वजनिक उदार आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। उसने शीघ्र ही समाजवाद के मुख्य सिद्धांत ढूंढ निकाले और अपना शेष जीवन उस समाजवाद की सैद्धांतिक और ऐतिहासिक मीमांसा करने तथा उसका यूरोप के श्रमिकों में प्रसार करने में ही व्यतीत कर दिया, यानी उनको ही अर्पित कर दिया। मार्क्स रेहेनिश टाइम्स का अग्र लेख लिखने वाला संपादक बन गया और बाद में उसका मुख्य संपादक हो गया, किंतु मालिकों की प्रशियन सरकार के साथ समझौता नीति से वह सहमत न हो सका और उसने उस पत्र से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। उसने 6 वर्ष तक कोलोन, पेरिस, ब्रुसेल्स में अपने पत्र के संपादन और व्यवस्था का कार्य किया। उसे अपना स्थान परिवर्तन इसलिए करना पड़ा क्योंकि वह राज्य की नीतियों की कड़ी आलोचना करने के कारण राज्य की ओर से निर्वासित कर दिया गया था, यानी राज्य से उसको निष्कासित कर दिया गया था। पेरिस और ब्रुसेल्स में वह प्रवास काल से मार्क्स का अनेक प्रसिद्ध समाजवादी थे और उग्र सुधारवादियों से उसका संपर्क हुआ, जिनमें आदर्श साम्यवादी कैबेट, दार्शनिक अराजकतावादी प्रोधा, साम्यवादी अराजकतावादी बैकुनिन, क्रांतिकारी कवि हीन, क्रांतिकारी देशभक्त मैजनी का मंत्री वुल्फ और फ्रेडरिक एंजिल्स मुख्य थे। एंजिल्स कपड़े के एक धनी उद्योगपति का पुत्र था।
जिसके इंग्लैंड और जर्मनी दोनों में ही कपड़े के कारखाने थे। मार्क्स और एंजल्स से उसकी मुलाकात सन 1844 में पेरिस में हुई और जल्दी ही यह जो मुलाकात थी बहुत गहरी दोस्ती में बदल गई थी। यह 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण साहित्यिक मित्रता कही जा सकती थी। किसकी? एंजल की और मार्क्स की। इसमें मार्क्स सिद्धांत निर्माता था और एंजल उसका प्रचारक और संगठन करता था। एंजल्स के प्रभाव के कारण ही मार्क्स वाम पक्ष की ओर झुकता गया। एंजल्स ने मार्क्स का ध्यान जर्मनी पर ही केंद्रित न कर इंग्लैंड की ओर भी आकर्षित किया तथा पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश में दोनों ने मिलकर कार्य किया। उदारचित्त एंजल्स ने मार्क्स की आर्थिक कठिनाइयों का सदैव समाधान किया, जिसके बिना वह ब्रिटिश म्यूजियम और पुस्तकालयों में अध्ययन करके अपने अमर ग्रंथ, क्या नाम था अमर ग्रंथ का? दास कैपिटल के लिए सामग्री एकत्रित नहीं कर सकता था। मार्क्स ने एंजल के ऋण को स्वीकार करते हुए अपने समाजवादी सिद्धांत को हमारा सिद्धांत की संज्ञा दी। मतलब जो दोनों ने समाजवादी सिद्धांत दिया था उसको अपना खुद का सिद्धांत न मानते हुए दोनों के सिद्धांत की संज्ञा दी, हमारा सिद्धांत, आवर थ्योरी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एंजल की सहायता के अभाव में मार्क्स का जीवन संभवतः अपनी आजीविका का समस्याओं में ही बीत जाता। वह अपने वर्तमान में संसार के सामने कभी न आ पाता। पेरिस में रहकर मार्क्स ने हीगल की विधि शास्त्र के विरोध में रचित अपने आलोचनात्मक निबंध में लिखा कि जर्मनी की मुक्ति में सर्वहारा वर्ग जीवन रक्त का कार्य करता है। यानी जर्मनी को मुक्त कराने में सर्वहारा वर्ग ने प्राण फूंके थे। इससे प्रुसिया की सरकार बड़ी क्रुद्ध हुई। फ्रांस की सरकार की ओर से कठोर विरोध पत्र भेजा गया, जिसके परिणाम स्वरूप मार्क्स को पेरिस से निकाल दिया गया। वहां से वह ब्रुसेल्स गया, जहां वह साम्यवादी लीग का सदस्य बन गया। यहीं पर मार्क्स और एंजल ने मिलकर 1847-48 में साम्यवादी लीग के कार्य के प्रचार के लिए सुप्रसिद्ध ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया। उसने कल्पनात्मक, आलोचनात्मक, सामंतवादी, पूंजीवादी और पुरोहितवादी की भिन्न भिन्न शाखाओं की आलोचना कर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या द्वारा क्रांति का नारा बुलंद किया और यूरोप में साम्यवादी दलों को हिंसात्मक क्रांति के लिए प्रेरित किया। सन 1818 की क्रांति में मार्क्स ने अपने पत्र के माध्यम से तत्कालीन मध्यम वर्गीय राजनीति की आलोचना की और करबंदी तथा सैनिक प्रतिरोध का समर्थन किया। वह क्रांति में भाग लेने के लिए स्वयं भी पेरिस गया, लेकिन वह वहां से देर से पहुंचा और तब तक क्रांति विरोधी प्रतिक्रिया आरंभ हो चुकी थी। फ्रांस का राजनीतिक वातावरण अपने सिद्धांतों के प्रतिकूल पाकर मार्क्स जर्मनी पहुंचा, क्योंकि उसका विचार यह था कि जर्मनी में क्रांति के लिए अधिक अनुकूल वातावरण है। वहां उसने एक अत्यंत क्रांतिकारी पत्र द न्यू रेनेसा टाइम्स प्रकाशित किया, जो केवल 6 मास ही चला। राजद्रोह के अपराध में मार्क्स फिर पकड़ा गया और उसे वहां से निर्वासित अवस्था में पश्चिमी यूरोप में वह घूमता रहा। अंत में 1849 में लंदन में बस गया और उसने अपने जीवन के अंतिम 34 वर्ष या शेष 34 वर्ष इंग्लैंड में ही बिताए, जिसमें उसका अधिकांश समय बड़ी दरिद्रता से बीता। उसका जीवन अधिकांश एक शांतिप्रिय विद्वान के समान व्यतीत हुआ। यद्यपि सन 1864 में जो प्रथम समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित हुआ, उसकी मुख्य प्रेरणा मार्क्स से ही मिली। तब से समाजवादी आंदोलन का वही प्रमुख नेता रहा। लंदन स्थित एकांत निवास स्थान से उसने अपने शेष जीवन में सैद्धांतिक लेखन, व्यावहारिक मार्गदर्शन, सभा, सम्मेलन एवं पत्र व्यवहार द्वारा पश्चिमी यूरोप में समाजवादी आंदोलन तथा समाजवादी विचारधारा के अद्वितीय नेता के रूप में अपनी स्थिति कायम रखी। लंदन रहकर ही ब्रिटिश म्यूजियम के अनेक ग्रंथों का गहन अनुशीलन कर उसने दास कैपिटल के 3 खंडों और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के 3 खंडों की सामग्री एकत्र की। मार्क्स समाजवाद पर कार्य करता हुआ लंदन में ही 1883 में परलोक सिधार गए थे। तो ये तो हुआ मार्क्स का जीवन। मार्क्स का जीवन हो गया। अब इसकी हो गई, आएंगे अब कुछ रचनाएं। रचनाओं में कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे। तो इनकी रचना थी, पहली है हीगल के अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना, ये इनका लेख लिखा था एक तरह से। अगला है पवित्र परिवार, द होली फैमिली। दरिद्रता का दर्शन,
साम्यवादी घोषणा पत्र, ये इंपॉर्टेंट है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी थी इन्होंने। अगली है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, फिर इन्होंने लिखी थी मूल्य, कीमत और लाभ। और फिर पूंजी, प्रथम खंड। पूंजी के अन्य दो खंडों की एंजिल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद मार्क्स के पूर्ण और अपूर्ण पत्रों को एकत्रित करके 1885 और 1894 में प्रकाशित किया। यानी इसका पूंजी जो एक इनकी दास कैपिटल जो बुक है उसका पहला खंड इसने लिखा था, बाकी दोनों खंड एंजिल्स ने लिखे थे। फ्रांस में वर्ग संघर्ष और गोथा प्रोग्राम और शांति तथा प्रतिक्रांति, इनमें साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी, मैंने बताया ना पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। ठीक है, अब आता है कि इसके जो दर्शन के स्रोत कौन कौन से थे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा के 3 प्रमुख स्रोत हैं। हीगल के दर्शन, विशेषकर उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति, यानी खुद की मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का जब अध्ययन करेंगे देखेंगे उसने बहुत सारी चीज़ें हीगल से ही अपनाई है। ब्रिटिश समाजवादियों और अर्थशास्त्रियों की विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ा हीगल पर। फ्रेंच समाजवादियों, विशेषतः सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और कैबेट की विचारधारा का मार्क्स के विचारों पर प्रभाव पड़ा था। धन्यवाद।